Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. The Supreme Leader of Iran. ये सुप्रीम लीडर हैं कौन, कैसे चुने जाते हैं और क्या ईरान ने सचमुच में नया सुप्रीम लीडर चुन लिया है? नमस्ते, मेरा नाम अभिषेक है। आज मैं आपको ईरान के सुप्रीम लीडर की कहानी सुनाने वाला हूँ। सुप्रीम लैटिन भाषा के शब्द सुप्रीमस से आया है। इसका शाब्दिक अर्थ है सर्वोच्च, जिससे ऊपर कोई ना हो। इसी तरह सुप्रीम लीडर का अर्थ हुआ सर्वोच्च नेता, यानी मुल्क का सबसे ताकतवर व्यक्ति। ईरान के संदर्भ में ये बात अयातुल्लाह अली खामेनेई पर लागू होती है। 85 साल का एक शख्स जिसके इशारे पर आम लोग हथियार उठा लेते हैं। जब मुल्क में अराजकता होती है, जंग का खतरा होता है, हमले का, बाहरी विदेशी हमले का खतरा होता है, वो बाहर निकलकर भाषण देता है, अपने बगल में बंदूक रखकर आश्वासन देता है, कहता है सब ठीक है, और पूरा मुल्क उसकी आश्वस्ति को स्वीकार कर लेता है। खामेनेई न सिर्फ ईरान के राष्ट्राध्यक्ष हैं, बल्कि सबसे बड़े राजनीतिक और धार्मिक अधिकारी भी हैं। अधिकतर मसलों पर वे वीटो कर सकते हैं। यूँ तो ईरान में राष्ट्रपति भी हैं, जिनका चुनाव जनता के वोट से होता है, लेकिन वे अपनी मर्जी से कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकते। उन्हें सुप्रीम लीडर की सलाह पर चलना होता है, उन्हीं की बात माननी होती है। इसको थोड़ा और सिंपल करके समझते हैं। ईरान में सुप्रीम लीडर जो हैं, उनके पास क्या क्या शक्तियाँ होती हैं। संविधान के मुताबिक, जो ईरान का संविधान है, वो कहता है कि सुप्रीम लीडर का काम मुल्क की ज़रूरी नीतियां निर्धारित करना और उनकी समीक्षा करना है। इस भूमिका में वो ईरान की डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी की दशा और दिशा तय करते हैं। ईरान की विदेश नीति में उनका फैसला अंतिम होता है। किसी देश के साथ जंग शुरू करने या ख़त्म करने का फैसला सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम लीडर ले सकते हैं। सुप्रीम लीडर सेना के कमांडर इन चीफ होते हैं। खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां उन्हीं को रिपोर्ट करती हैं। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर IRGC की कमान उन्हीं के पास है। IRGC जो है वो ईरान की रेगुलर आर्मी से ज़्यादा ताकतवर है। उनके पास नौसेना, जल सेना, थल सेना और मिसाइल का स्टॉक भी है। इसकी स्थापना इस्लामी क्रांति के बाद हुई थी। विदेशों में ईरान के जितने ऑपरेशन चलते हैं, उनको IRGC ही ऑपरेट करती है। ईरान में सिर्फ सुप्रीम लीडर ही IRGC के कमांडर को नियुक्त कर सकते हैं या हटा सकते हैं। सुप्रीम लीडर ईरान के चीफ जस्टिस, सरकारी रेडियो और TV चैनलों के हेड्स को भी नियुक्त करते हैं। गार्डियन काउंसिल, ये नाम याद रखिएगा, इसका जिक्र बार बार आएगा। गार्डियन काउंसिल के 12 सदस्य होते हैं। उसमें से 6 सदस्यों की नियुक्ति सुप्रीम लीडर करते हैं। ये ईरान की सबसे ताकतवर संस्था है। ये संसद के कामकाज पर नज़र रखती है। किसी चुनाव में कौन सा उम्मीदवार खड़ा हो सकता है या नहीं खड़ा हो सकता है, ये गार्डियन काउंसिल ही तय करती है। सुप्रीम लीडर के 2000 से ज़्यादा प्रतिनिधि अलग अलग विभागों में काम करते हैं। कई मामलों में उनके पास कैबिनेट मिनिस्टर से ज़्यादा ताकत है। वे मंत्रियों के कामकाज में दखल देने के लिए स्वतंत्र होते हैं। यानी उनको मंत्रियों का काम पसंद नहीं आया, वो टोक सकते हैं कि आपने ऐसे कैसे कर दिया, यहाँ पर ऐसे होना चाहिए। और किसके बिहाफ पर? सुप्रीम लीडर के बिहाफ पर। अब तक आपको सुप्रीम लीडर की ताकत का अंदाज़ा हो गया होगा, लेकिन ये पद इतना ताकतवर बना कैसे, ये बेसिक समझते हैं शुरुआत से। ईरान में 1979 में तत्कालीन राजा जो ईरान के थे, मोहम्मद रेजा शाह पहलवी, उनके खिलाफ क्रांति होती है। शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा। उनके जाते ही अयातुल्लाह रुहुल्लाह खोमैनी वापस लौटे। खोमैनी जो थे एक धार्मिक गुरु थे। उनको 1960 के दशक में शाह ने निर्वासित कर दिया था बगावत फैलाने के आरोप में। लेकिन बाहर रहकर वो शाह को हटाने की कोशिश करते रहे। शाह के खिलाफ हुए निर्णायक प्रोटेस्ट को खोमैनी ने ही लीड किया था। निर्णायक प्रोटेस्ट यानी 1979 का प्रोटेस्ट। ईरान वापस लौटने के बाद उन्होंने औपचारिक तौर पर राजशाही का अंत किया, फिर इस्लामी गणतंत्र की स्थापना की। उसी बरस नया संविधान बना। चूँकि खोमैनी इस्लामी क्रांति के नायक थे, नेता थे, उनको मुल्क का लीडर बनाया गया। उनका नाम ईरान के संविधान में भी दर्ज किया गया। वैसे तो सुप्रीम लीडर के लिए कोई टर्म लिमिट फिक्स नहीं थी, यानी वो जब तक चाहें तब तक रह सकते थे। उनकी मर्जी या अक्षमता या फिर मौत ही उन्हें कुर्सी से हटा सकती थी। मगर जब इस्लामिक क्रांति हुई, उसी वक्त खोमैनी की उम्र 77 तक पहुंच चुकी थी। इसलिए संविधान बनाने वालों ने नए लीडर के चुनाव के लिए नियम बना दिए। यानी कि अगर खोमैनी ना रहें तो उनके बाद कौन सुप्रीम लीडर होगा, इसके नियम तय कर दिए गए। इसमें जो कुछ ज़रूरी नियम थे वो थे
ईरानी नागरिक होना चाहिए, शिया मुस्लिम होना चाहिए। इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी शर्त थी कि वो व्यक्ति मर्जा अल तखलीद यानी अयातुल्लाह होना चाहिए। ये उपाधि कुछ चुनिंदा और वरिष्ठ शिया धर्मगुरुओं को ही मिलती है। लेकिन इसमें भी एक पेंच फंसा। जब 1989 में खोमैनी की मौत हुई, इस शर्त को दरकिनार किया गया। 1989 में अली खामेनेई को सुप्रीम लीडर चुना गया। तब तक खामेनेई अयातुल्लाह नहीं बने थे। नियमों के हिसाब से वो सुप्रीम लीडर नहीं बन सकते थे, मगर उनके लिए संविधान बदला गया, रातों रात अयातुल्लाह की उपाधि दी गई। इस तरह खामेनेई दूसरे सुप्रीम लीडर बने ईरान के। तब से अब तक ईरान में 6 राष्ट्रपति बदल चुके हैं, लेकिन सुप्रीम लीडर एक ही है, अयातुल्लाह अली खामेनेई। उनका राज आज तक कायम है। लेकिन खामेनेई ने यह रुतबा हासिल कैसे किया? उनकी कहानी क्या है? खामेनेई की पैदाइश सन 1939 की है। ईरान का मशहद शहर, वहाँ उनकी पैदाइश हुई। 1960 के दशक में रूहुल्लाह खोमैनी ने शाह के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। नौजवान खामेनेई उनसे काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने आंदोलन का समर्थन किया, शाह के खिलाफ प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। नवंबर 1964 में शाह ने खोमैनी को देश से निकाल दिया, जो मैंने पहले भी आपको बताया। लेकिन इससे खामेनेई को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो शाह के खिलाफ प्रोटेस्ट में हिस्सा लेते रहे। इसके चलते कई दफ़ा उन्हें जेल भी जाना पड़ा। 1979 में फिर इस्लामी क्रांति हुई। इस क्रांति ने उनकी किस्मत पूरी तरह बदल कर रख दी। क्रांति के बाद बनी रेवोल्यूशनरी काउंसिल में उनको रखा गया। ये एक कमेटी थी जो टेम्पररी सरकार चला रही थी। बाद में जब सरकार बनी तब उनको डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया। IRGC की स्थापना में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। IRGC की जो स्थापना हुई थी वो इस्लामी क्रांति की रक्षा के लिए हुई थी, क्योंकि खोमैनी को ये आशंका थी कि जो रेगुलर आर्मी है उसमें शाह के वफ़ादार लोग हैं और वो उनके प्रति, इस्लामी क्रांति के प्रति ज़्यादा वफ़ादारी नहीं निभाएंगे। इसलिए उन्होंने एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन बनाया आर्मी का, IRGC कहा गया उसको, जो बाद में रेगुलर आर्मी से ज़्यादा ताकतवर हो गई। तो जो खामेनेई थे, उन्होंने IRGC की स्थापना में खामेनेई ने अहम भूमिका निभाई थी। इसकी बदौलत वो तत्कालीन सुप्रीम लीडर खोमैनी की नज़र में आ चुके थे। वो उनके सबसे करीबी और भरोसेमंद लोगों में गिने जाने लगे थे। फिर 1981 का साल आया और ईरान में उस समय भी विद्रोह चल रहा था। एक वामपंथी विद्रोही गुट ने उस समय के जो राष्ट्रपति थे मोहम्मद अली रजई, उनकी हत्या कर दी। उनकी जगह पर अली खामेनेई को राष्ट्रपति बनाया गया। एक दिलचस्प फैक्ट जान लीजिए, मैं यहाँ पर जोड़ना ज़रूरी है। जब रजई की हत्या हुई उससे 2 महीने पहले एक बम धमाके में अली खामेनेई को भी नुकसान पहुंचा था और हमला करने वाला वही गुट था जिसने रजई की हत्या की। अली खामेनेई राष्ट्रपति रहे 8 बरस तक, 1989 तक, और इस दौरान ईरान इराक युद्ध भी चलता रहा। इस दौरान जब वो राष्ट्रपति थे, उनकी उस समय के प्रधानमंत्री हुसैन मुसावी से तकरार भी चलती रही। फिर 1989 में उनको सुप्रीम लीडर की कुर्सी मिली। सुप्रीम लीडर बनते ही एक और ख़ास चीज़ हुई ईरान में, वहाँ का संविधान बदला गया और उसमें से प्रधानमंत्री की कुर्सी को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया। सुप्रीम लीडर बनने के बाद खामेनेई ने हर विधि अपनाकर, साम दाम दंड भेद, हर विधि अपनाकर अपनी पकड़ मजबूत की। ईरान में राष्ट्रपति का चुनाव पॉपुलर वोट से होता है। जनता वोटिंग करके अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनती है, लेकिन चुनाव में कौन खड़ा होगा ये गार्डियन काउंसिल डिसाइड करती है। जैसा मैंने पहले भी बताया, गार्डियन काउंसिल में बैठे लोग सुप्रीम लीडर की मर्जी से चुने जाते हैं, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में इनडायरेक्टली सुप्रीम लीडर का कंट्रोल रहता है। इन सब के बावजूद मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया जो सुप्रीम लीडर के खिलाफ जाने की कोशिश करे, तो उससे निपटने का भी इंतज़ाम है। कुछ उदाहरणों से समझते हैं। हसन खतामी 1997 से 2005 तक ईरान के राष्ट्रपति रहे। उन्होंने पश्चिमी देशों के साथ दोस्ती की वकालत की, लेकिन उनकी कोशिशों का कोई हल नहीं निकला, क्योंकि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की बुनियाद का एक स्तंभ वेस्ट यानी पश्चिमी देशों के विरोध पर टिका था। खतामी के बाद महमूद अहमदी निजाद राष्ट्रपति बनते हैं। उन्होंने अपनी ही शक्तियां बढ़ाने की कोशिश की। वो चाहते थे कि मैं सुप्रीम लीडर से ज़्यादा पावरफुल हो जाऊं, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिली। 2013 में कुर्सी से उतरने के बाद उनका पॉलिटिकल करियर लगभग खत्म हो गया। अहमदी निजाद आज भी राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गार्डियन काउंसिल हर बार उनकी दावेदारी को खारिज कर देती है। 2013 में हसन रूहानी राष्ट्रपति बने। उन्होंने
2015 में न्यूक्लियर डील की। ये डील 3 बरस बाद ही टूट गई, जब अमेरिका के उस समय के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश को उस डील से बाहर निकाल दिया। उसके बाद ये डील खटाई में पड़ गई, उसका कोई मतलब नहीं रह गया। न्यूक्लियर डील में खामेनेई का पूरा सपोर्ट था, लेकिन जब रूहानी ने सिविल लिबर्टी और इकॉनमी में फेरबदल की कोशिश की, उनको रोक दिया गया। 2021 में कुर्सी से उतरने के बाद उनको साइडलाइन किया जाने लगा। 2024 में उन्होंने संसदीय चुनाव लड़ने की इच्छा जताई, अर्जी भी लगाई, लेकिन गार्डियन काउंसिल ने उनको चुनाव लड़ने नहीं दिया। बहरहाल 2021 के राष्ट्रपति चुनाव में इब्राहिम रईसी की जीत हुई। वो अली खामेनेई के वफादार थे। उनके जरिए खामेनेई अपनी प्रभुसत्ता कायम रख सकते थे। इसी वजह से रईसी का नाम उनके उत्तराधिकारी के तौर पर भी उभरा। मगर मई 2024 में एक हेलीकॉप्टर हादसे में रईसी की मौत हो गई। फिर जुलाई 2024 में नया राष्ट्रपति चुनाव कराया गया। इसमें रिफॉर्मिस्ट धड़े के मसूद पेजेस्कियान को जीत मिली। रिफॉर्मिस्ट माने ऐसा व्यक्ति जो पुराने नियमों को बदलने और उसको उदार बनाने की वकालत करता हो। सितंबर 2024 में पेजेस्कियान ने न्यूक्लियर डील को रिवाइव करने का ऑफर दिया। उन्होंने इजराइल के साथ शांतिगत रिश्ते बनाने की अपील भी की, लेकिन उनको दरकिनार किया गया। रिपोर्ट्स हैं, जैसे मीडिया रिपोर्ट्स में छपा है कि पेजेस्कियान की इच्छा के खिलाफ जाकर सुप्रीम लीडर ने इजराइल पर दूसरे मिसाइल अटैक का आदेश दिया था। तो हमने सुप्रीम लीडर का आपको इतिहास बता दिया, उनके पास क्या पावर होते हैं ये बता दिया, लेकिन अभी हम इसकी चर्चा क्यों करें आज के दिन? दरअसल दावा किया जा रहा है कि अयातुल्लाह अली खामेनेई जो सुप्रीम लीडर हैं, उनकी हालत गंभीर है और उनके बेटे मुज्तबा खामेनेई को अगला सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है। ये आपको बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स में मिल जाएगा, इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स, भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स में आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि ईरान ने अभी तक नहीं की है। ट्विटर अकाउंट से उनकी एक तस्वीर जारी हुई, इसमें वो सही सलामत दिख रहे हैं और तस्वीर में उनके साथ लेबनान में ईरान के राजदूत भी खड़े हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब खामेनेई के रिप्लेसमेंट पर बहस चली हो। 2015 में खामेनेई का प्रोस्टेट का ऑपरेशन हुआ था। उस समय वेस्टर्न मीडिया ने उनकी मौत के बाद की पूरी पटकथा लिख दी थी, संभावित उत्तराधिकारियों की लिस्ट भी छापी थी। इसके बाद ये पैटर्न कई बार दोहराया गया। आए दिन खामेनेई की खराब तबीयत से जुड़ी रिपोर्ट छपती, नए सुप्रीम लीडर पर बहस होती, फिर कुछ दिनों के बाद ईरान का खंडन आ जाता। इस बार मामला थोड़ा गंभीर है। क्यों? अली खामेनेई की उम्र 85 के पार पहुंच चुकी है। उनके लिए रोज़मर्रा के काम में एक्टिव रहना मुश्किल हो रहा है। खामेनेई को इस बात की आशंका भी है कि उनके बाद सुप्रीम लीडर की कुर्सी के लिए मारामारी शुरू हो सकती है। इसलिए वो अपने सामने ही अपना उत्तराधिकारी चुन लेना चाहते हैं, ताकि वो उनके बाद भी उनके विचारों को आगे बढ़ाए, उन्हीं के आधार पर, उनकी सीखों के आधार पर ईरान को चलाए। ये हर बड़े आदमी की इच्छा होती है, ये खामेनेई की भी है। लेकिन खामेनेई के उत्तराधिकारी का चुनाव होगा कैसे? संविधान ने सुप्रीम लीडर चुनने का अधिकार असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स को दिया है। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स शिया इस्लाम के कुछ काबिल धर्मगुरुओं की संस्था है। इसमें 88 मेंबर होते हैं, 88। उनका कार्यकाल, एक कार्यकाल जो है वो 8 बरस का होता है। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के सदस्यों का चुनाव जनता के वोट से होता है। जनता वोट करती है इन सदस्यों को चुनने के लिए। लेकिन इस चुनाव में भी कौन खड़ा होगा ये डिसाइड करती है गार्डियन काउंसिल। गार्डियन काउंसिल के 12 में से 6 सदस्यों को सुप्रीम लीडर अपॉइंट करते हैं। बाकी के 6 सदस्य चीफ जस्टिस नॉमिनेट करते हैं। उनके नाम पर जो नॉमिनेशन चीफ जस्टिस करते हैं, उनके नाम पर मुहर लगाती है संसद। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट सुप्रीम लीडर ही करते हैं, यानी गार्डियन काउंसिल में भी सुप्रीम लीडर का दबदबा रहता है। एट द एंड अगला सुप्रीम लीडर मौजूदा सुप्रीम लीडर की मर्जी के बिना नहीं चुना जा सकता। अभी जो असेंबली काम कर रही है उसका गठन इसी बरस हुआ है, 2024 में इसी बरस चुनाव हुआ है। इसका कार्यकाल 2032 तक है। तब तक खामेनेई की उम्र 94 तक पहुंच जाएगी। इसलिए मौजूदा असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के सामने अगला सुप्रीम लीडर चुनने की चुनौती है। इस रेस में दावेदार कौन कौन से हैं? पहला नाम मुज्तबा खामेनेई का ही है। वो अली खामेनेई के दूसरे सबसे बड़े बेटे हैं। 16 नवंबर को ईरान इंटरनेशनल ने रिपोर्ट छापी कि एक सीक्रेट मीटिंग में मुज्तबा को सुप्रीम लीडर चुना जा चुका है। अली खामेनेई अपने जीते जी मुज्तबा को कमान सौंपेंगे और जल्दी ही इसका आधिकारिक ऐलान होगा।
ईरान इंटरनेशनल एक न्यूज़ वेबसाइट है। वो ईरान से जुड़ी इंटरनल खबरें छापती है और दावा किया जाता है कि उनके लिंक ईरान सरकार के कुछ प्रोमिनेंट लोगों से है, इसीलिए वो अंदर की खबरें बाहर ले आते हैं। दावा है कि मुज्तबा को पिछले 2 बरस से लीडरशिप के लिए तैयार किया जा रहा था। रईसी की मौत के बाद इब्राहिम रईसी, जो ईरान के राष्ट्रपति थे और उनको अगला सुप्रीम लीडर माना जा रहा था, उनकी जब मौत हो गई, उनके बाद मुज्तबा के सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं बची है। मुज्तबा की उम्र 55 बरस है। उन्होंने ईरान इराक वॉर में हिस्सा लिया है। IRGC के सीनियर अधिकारियों से उनकी करीबी है। सरकार विरोधी प्रोटेस्ट को कुचलने में उनका पुराना अनुभव रहा है। इसके अलावा उनके ऊपर अली खामेनेई का वरदहस्त भी है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो मुज्तबा को सबसे बड़ा दावेदार बनाती हैं। लेकिन इस राह में एक रुकावट भी है। अगर अली खामेनेई का बेटा सुप्रीम लीडर बनता है तो उन पर वंशवादी होने का आरोप लगेगा। ये इस्लामी क्रांति जो 1979 में हुई थी शाह के खिलाफ, उसकी मूल धारणा के खिलाफ होगा। क्या ईरान के पावर सेंटर्स और आम लोग ऐसे व्यक्ति को सुप्रीम लीडर के तौर पर स्वीकार कर पाएंगे? ये देखने वाली बात होगी। खैर, मुज्तबा का नाम अभी फाइनल हुआ नहीं है। हम कुछ और संभावित नामों की बात कर लेते हैं। मुज्तबा के अलावा असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के सदस्य मोहम्मद मेहदी मीर बाघेरी, पूर्व राष्ट्रपति हसन रूहानी और पूर्व चीफ जस्टिस सादिक लारिजानी का नाम आता है। लेकिन इनमें से कोई भी मुज्तबा जैसा प्रभावशाली या लिंक वाला व्यक्ति नहीं है। इसलिए सबसे बड़ी दावेदारी मुज्तबा की ही रहेगी। अब ये हम जान लेते हैं कि जो अगला सुप्रीम लीडर बनेगा उसके सामने चुनौतियां क्या क्या होंगी। 3 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली है रीजनल वॉर। लेबनान में ज़मीनी हमला शुरू करने से पहले इज़राइल ने हिजबुल्लाह के सरगना हसन नसरल्लाह की हत्या की थी। उसके बाद ही उन्होंने ज़मीनी हमला शुरू किया था। दोनों जगहों पर, गाज़ा में भी और लेबनान में भी, ईरान का स्टेक है। गाज़ा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह दोनों एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस का हिस्सा हैं। एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस मिडिल ईस्ट में ईरान के प्रॉक्सी गुटों का समूह है। इसमें यमन से हूती और सीरिया के कुछ गुट आते हैं, इराक के कुछ गुट हैं। इनका मकसद है अमेरिका और इज़राइल का विरोध करना, उनके हितों पर हमले करना, उनके हितों को नुकसान पहुंचाना। इन गुटों को हथियार, पैसा और ट्रेनिंग ईरान देता है। इसी वजह से इज़राइल ने ईरान को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली निशाना बनाया है। सीरिया में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमला हो या हमास के पॉलिटिकल हेड इस्माइल हानिया की तेहरान में हत्या, इन दोनों हमलों का आरोप ईरान ने इज़राइल पर लगाया। इसको आधार बनाकर वो 2 दफ़ा इज़राइल पर मिसाइल अटैक भी कर चुका है। एक और बात, ईरान पर आरोप हैं कि वो न्यूक्लियर हथियार बनाने में जुटा है। इज़राइल ने ऐसी किसी कोशिश को धराशायी करने की बात कही है। अगर ईरान न्यूक्लियर बम बनाने के करीब भी पहुंचा तो इज़राइल के साथ तनाव बढ़ सकता है। इन दैट केस रीजनल वॉर की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस और न्यूक्लियर वेपन दोनों की कुंजी सुप्रीम लीडर के पास है। इसलिए जो भी सुप्रीम लीडर बनेगा उसको डिसाइड करना है कि हमें रीजनल वॉर में जाना है या नहीं। नए सुप्रीम लीडर के सामने दूसरी जो चुनौती होगी वो है आंतरिक विद्रोह की। ईरान में एक धड़ा सरकार के तानाशाही रवैये से खुश नहीं है। जिस तरह की पाबंदियां आम लोगों पर है, इसके खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा है। इसकी एक झलक 2022 में दिखी जब मॉरेलिटी पुलिस के दमन ने महसा अमीनी नाम की एक युवती की जान ले ली। महसा को ठीक से हिजाब न पहनने की वजह से गिरफ्तार किया गया था, फिर थाने में टॉर्चर किया गया, फिर उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद महीनों तक प्रोटेस्ट चला। सरकार ने लोगों को गिरफ्तार किया, हज़ारों लोगों को गिरफ्तार किया गया, फिर किसी तरह प्रोटेस्ट दबा दिया। लेकिन लोगों का आक्रोश अभी कम नहीं हुआ है। नए सुप्रीम लीडर को इससे भी पार पाना होगा। तीसरी और सबसे बड़ी चुनौती लेजिटिमेसी बचाने की होगी। 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद ईरान में सिर्फ 2 सुप्रीम लीडर हुए हैं। पहले थे अयातुल्लाह रूहुल्लाह खोमैनी, वो इस्लामी क्रांति के लीडर थे। दूसरे हुए अयातुल्लाह अली खामेनेई, वो खोमैनी के करीबी थे। उन्होंने इस्लामी क्रांति में अहम भागीदारी निभाई थी। उनके पास 8 वर्ष तक सरकार चलाने का अनुभव था। उन्होंने समय के साथ अपनी पकड़ मजबूत ही की, इसलिए पावर सेंटर्स में उनके प्रति वफादारी बनी रही।
क्या नए सुप्रीम लीडर को वैसी वैधता मिल पाएगी, और अगर नहीं मिली फिर उनके लिए शासन चलाना बेहद मुश्किल होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा है? ईरान के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में आप क्या सोचते हैं? कौन हो सकता है ईरान का अगला सुप्रीम लीडर? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपने सुझाव भी देते रहिए ताकि बेहतरी का सिलसिला चलता रहे। हम ऐसे ही विषयों पर और भी वीडियोज़ बनाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए खबर गाँव। शुक्रिया।